दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जनरल साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है और यह हमारी 2500 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है जिसको हम लगातार कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 13 पार्ट बनाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के देखें। तो यह जो वीडियो है आपकी MPPSC परीक्षा, UPSC, SSC, RRB जितनी भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने स्टडी कर को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करने फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, स्टडी करके ट्विटर पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह जो हमारी जनरल साइंस की यह श्रृंखला है आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो उस ख़त्म हो जाने के बाद वीडियो को बताना है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो जंतु जगत है उसमें बताना है कि कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, यह बताना है। तो जो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु और कीट, तो इनमें बताना है कि कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। शैवाल, कीट, शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करिएगा इसका सही जवाब कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। हमें उनकी संख्या बतानी है, संख्या जो सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं उसके आधार पर हमें बताना है, शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही जवाब होगा वह होगा जीवाणु। जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। हमें वर्गीकरण की आधारीय इकाई बतानी है, क्या होगी, जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर। तो प्यारे साथियों बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसका आधारीय इकाई क्या होगी, जीनस होगी, फैमिली होगी, स्पीसीज होगी या ऑर्डर होगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब आप बताएं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है यह बताना है, जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब आप सभी को पता होगा कि वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वह है स्पीसीज। स्पीसीज जो है वह वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, अर्थात इसी के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की। फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। तो कौन होगा इसका सही जवाब आप दीजिएगा, इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है लैम्बल, तीसरा ऑप्शन है टेमिन और चौथा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब आप सभी जानते होंगे कि क्या होगा इसका सही जवाब, वह होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो हैं उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 4 है, आपकी स्क्रीन पर है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस,
मजबूत और ठोस, बातिल या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही उत्तर? पक्षियों की जो हड्डियां हैं उनका मतलब उनका कौन सा गुण है? ये 4 गुण लिखे हुए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइएगा कि वह कौन सा गुण है जो पक्षियों की हड्डियों में होता है। ठोस होती हैं, मजबूत और ठोस होती हैं, या बातिल होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आप सभी लोग आंसर समझ गए होंगे कि क्या होगा, कि पक्षियों की हड्डियां क्या होती हैं? बातिल होती हैं, अर्थात उनमें वायु उपस्थित रहती है। ठोस, मजबूत और ठोस होती, तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से हम पक्षियों को देख करके और यह कहते हैं कि शायद हम भी उड़ पाते, तो अगर उनकी पक्षियों की हड्डियां भी ठोस और मजबूत होती तो वह भी यही काम करते, धरती में बैठ करके और देखते कि काश हम भी उड़ पाते। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो हमें बताना है कि जो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी बताना है कि वह कौन सा विशाल पक्षी है। तो पहला है ईमू, दूसरा है शुतुरमुर्ग, तीसरा है एलवंट्रास और चौथा है साइबेरियन सारस। तो दीजिएगा इसका सही जवाब। आप सभी को बहुत सरल प्रश्न मिला है, तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू है, शुतुरमुर्ग है, ट्रांस है, या साइबेरियन सारस है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? पृथ्वी पर विशालतम पक्षी कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो पृथ्वी पर विशालतम पक्षी है। अगला प्रश्न है, और एक बात और ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी जो कोशिका है वह भी शुतुरमुर्ग के अंडे में ही पाई जाती है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अर्थात श्वसन की जो क्रिया है वो त्वचा से करता है। मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। इससे सरल प्रश्न कोई नहीं हो सकता है। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक या तिलचट्टा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? श्वसन की क्रिया वह अपनी त्वचा से करता है। मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही जवाब होगा वह होगा मेढक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी वर्ग जो मैमल्स हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यह बताना है। 2, 3, 4 या 5। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें जिससे और भी दोस्त आपके इस टेस्ट को दे सकें। तो बताएं, स्तनी वर्ग के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब आप दीजिएगा क्या होगा। स्तनी वर्ग के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब होगा 4 कोष्ठ होते हैं। जो स्तनी वर्ग होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य भी उसी श्रेणी में आता है, तो यह फैक्ट भी याद रखने कि मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इस प्रकार से 4 कोष्ठ होते हैं स्तनी वर्ग के हृदय में। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है, केंचुआ में कौन सा रंग रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हमें बताना है कि केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है। अर्थात जो केंचुआ है उसका रंग जो रक्त में वर्णक है, जो उसके रक्त को कलर देता है, वह बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है। कौन सा पदार्थ बताएं? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, साइनिन या हिरुडीन। तो क्या पाया जाता है केंचुए के रक्त में जो उसको रंग देता है?
दीजिएगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? केंचुए में कौन सा जो रक्त का वर्णक है वह उपस्थित होता है? केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, यह बताएं जल्दी से। क्या होगा इसका सही जवाब? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नामक जो वर्णक है वह पाया जाता है केंचुए के रक्त में। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से फीताकृमि है जो टैप वर्म है, बताना है कि वह क्या है? फैसियोला, शिस्टोसोमा, टीनिया या एरोवियस। तो क्या है जो फीताकृमि है वह क्या है? तो बताएं, इसका सही जवाब दें। क्या होगा कि जो फीताकृमि है वह क्या है? टीनिया है, शिस्टोसोमा है, एट्रोवियस है या फैसियोला है? तो फीताकृमि क्या है, इसका सही जवाब आप दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? फीताकृमि इनमें से निम्न में से क्या है? तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा टीनिया। प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दें। कोशिकीय संगठन, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कोशिकीय संगठन व्यवस्था पाई जाती है किसमें? कोशिकीय संगठन अर्थात कोशिका मतलब कोशिकीय संगठन, कोशिकाएं एकत्रित हैं, कोशिकाओं का संगठन किस में पाई जाती है? स्पंज में, निडेरिया में, गोल क्रमी में, चपटे क्रमी में। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिएगा इसका सही जवाब। कोशिकीय संगठन की जो व्यवस्था है उस किस में पाई जाती है? स्पंज में, निडेरिया में, गोल क्रमी में या चपटे क्रमी में? तो दीजिएगा इसका सही जवाब। क्या होगा कि जो कोशिकीय संगठन की जो व्यवस्था है वह किस में पाई जाती है? स्पंज, निडेरिया, गोल क्रमी या चपटे क्रमी? तो क्या होगा इसका सही जवाब आप दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का राइट आंसर बताइएगा कि कोशिकीय संगठन की व्यवस्था पाई जाती है किस में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अधिक परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। आगे के वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अभी तक स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कोशिकीय संगठन की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है स्पंज में, निडेरिया में, गोल क्रमी में, चपटे क्रमी में। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही आंसर होगा वह होगा स्पंज में। समुद्री तट पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। हमें यह बताना है कि समुद्र के तट पर जो रहने वाले जो जंतु हैं वह क्या कहलाते हैं? स्थिर जलवासी, शरीतावासी, वेंथिक या पिलेजिक? क्या कहा जाता है समुद्री तट पर रहने वाले जो जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं, यह बताएं। तो स्थिर जलवासी, सरितावासी, बेंथिक कहलाते हैं या फिलेजिक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं समुद्री तट पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर जलवासी कहते हैं, सरितावासी कहते हैं, बेंथिक कहते हैं या फिलेजिक कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा बेंथिक। समुद्री तट पर रहने वाले जो जंतु हैं वह बेंथिक कहलाते हैं। हो सकता है कि आपको प्रश्न कठिन लग रहे हों या आपने ये चीज़ पढ़ी ना हो, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रश्न का उत्तर देखना है कि क्या है और उसको नोट डाउन कर लेना है आपको अपनी कॉपी में। तो प्रश्न क्रमांक 12 जो है आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है किस संघ के जातियों की संख्या सबसे अधिक है? हमें उस संघ का नाम बताना है जिसमें जातियों की संख्या सबसे अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा या मोलस्का? यहाँ आप इंसेक्टा करिएगा, इंसेक्ट नहीं इंसेक्टा होता है। तो बताएं कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा या मोलस्का? तो किस संघ के कौन सा संघ है जिसमें जातियों की संख्या सबसे अधिक है? कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, मोलस्का? तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब?
तो किस संघ के में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आर्थ्रोपोडा। प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के लक्षण कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 13 बहुत सही प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न भी है। तो बताना है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीवों के लक्षण हैं वह कौन से हैं? संधियुक्त पैर, खंडयुक्त शरीर, द्विपार्श्व सममित या सभी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आप दीजिएगा। बहुत सरल प्रश्न है यह। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के लक्षण कौन कौन हैं यह बताइएगा। संधियुक्त पैर हैं या खंडयुक्त शरीर है या द्विपार्श्व सममित हैं या सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के लक्षण कौन कौन से हैं यह बताना है आपको। संधियुक्त पैर हैं, खंडयुक्त शरीर है या द्विपार्श्व सममित है या सभी। प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर सभी लोगों का आ गया है और इसका सही आंसर होगा सभी। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनके जो लक्षण हैं वह यह सभी हैं। उनके संधियुक्त पैर पाए जाते हैं, ज्वाइंट होते हैं उनके शरीर में। खंड होते हैं, खंडों में बटा हुआ उनका शरीर होता है। द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित का अर्थ होता है कि मान लिया कि ये कोई जीव है और जीव को अगर हम दो भागों में बांटें तो इस प्रकार से दो बराबर भागों में अगर बट जाए कोई जीव तो उसको कहते हैं हम द्विपार्श्व सममित। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं वो द्विपार्श्व सममित भी होते हैं, खंडयुक्त इनका शरीर भी होता है और संधियुक्त पैर भी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है। जल संवहन तंत्र किसका अनिवार्य अंग है? तो जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है यह बताना है। निडेरिया, स्पंज, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब आपको देना है कि जो जल संवहन तंत्र है वह किसका अनिवार्य अंग है, अर्थात किसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। निडेरिया, स्पंज, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो यह किसका अनिवार्य अंग है या किसमें पाया जाता है यह बताएं सभी लोग कि जल संवहन तंत्र किसका अनिवार्य अंग है। निडेरिया, स्पंज, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो जल संवहन तंत्र किसका अनिवार्य अंग है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का यह अनिवार्य अंग है। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद अर्थात पैर होते हैं, वह उस वर्ग का हमें नाम बताना है जिसमें 3 जोड़ी पाद होते हैं या पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा, स्पंज, इंसेक्टा, सरीसृप। तो क्या होगा इसका सही जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी जोड़ें स्टडी करके साथ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। स्टडी कर को फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर आपको स्टडी कर को जरूर ज्वाइन करना है। तो वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद होते हैं, पैर होते हैं, तो उसका जो वह वर्ग जो होगा वह होगा इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब जितने भी कीट होते हैं वह इसी वर्ग में आते हैं, इंसेक्टा में आते हैं। तो उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, पाद होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 16 है आपकी स्क्रीन पर। अंडयोजी स्तनी है। हमें बताना है कि वह कौन सा स्तनी है जो अंडे देता है, अर्थात अंडे देने वाले स्तनी का क्या नाम है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन चुनना है आपको और बताना है कि अंडयोजी स्तनी है। व्हेल, प्लेटिपस, शशक या सांप। तो व्हेल होगा या प्लेटिपस होगा, शशक माने खरगोश होगा और या सांप। तो क्या होगा इसका सही जवाब आप दीजिएगा, कमेंट करिएगा इसका सही जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंडयोजी स्तनी है, अर्थात स्तनी वर्ग में जो भी प्राणी रखे गए हैं, मैमल्स में जो भी प्राणी रखे गए हैं वह सभी बच्चों को जन्म देते हैं,
लेकिन इन 4 ऑप्शनों में एक ऐसा प्राणी है जो स्तनी वर्ग में होते हुए भी अंडे देता है। तो अंडयोजी स्तनी का नाम बताना है कि वह कौन सा स्तनी है जो अंडे देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वह एक अंडयोजी स्तनी है। प्रश्न क्रमांक 17, पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा है। समता, जो पक्षियों की जो सर्वोत्तम परिभाषा हो जाएगी वह क्या होगी? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑप्शन सुधारें, क्या होगा? उड़ने वाले समतापी। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो यह जो हो जाएगा उड़ने वाले समतापी या परयुक्त होते हैं, या फिर द्विपादी होते हैं, या परयुक्त चतुष्पादी होते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन आप अच्छे से सुन लें। उड़ने वाले समतापी हैं क्या, या ये परयुक्त पक्षी हैं क्या, या द्विपादी हैं, या परयुक्त चतुष्पादी हैं? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा परयुक्त चतुष्पादी, अर्थात जो उनके पास पर हैं, पर माने पंख, तो पंखों से युक्त चतुष्पादी हैं, अर्थात उनके 4 पैर हैं, अर्थात उनके पंखों को भी पैर गिना जाएगा। 2 पैर उनके होते हैं, उनके पर भी पंखों की श्रेणी, जो उनके पर हैं वह भी पाद अर्थात पैर की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसलिए जो पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा हो जाएगी वह हो जाएगी परयुक्त चतुष्पादी, अर्थात पर से युक्त चतुष्पादी हैं वो। प्रश्न क्रमांक 18 है आपकी स्क्रीन पर, और आर्थ्रोपोडा के शरीर का, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं, आर्थ्रोपोडा के मतलब जितने भी कीट हैं वो कीट जो हो जाएंगे वो आर्थ्रोपोडा, जैसे हम बोलें कॉकरोच हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा, और जो क्रिकेट जिसे झींगुर बोलते हैं वह भी इसी के अंतर्गत आएगा, और तिलचट्टा इसी के अंतर्गत आएगा, केकड़ा भी इसी के अंतर्गत आएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा, बिच्छू भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो हमें बताना है कि इनके शरीर का हल्का नीला रंग किसके कारण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थ्रोपोडा के शरीर का जो हल्का नीला रंग है वह किसके कारण होता है यह बताना है। तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हिरुडीन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपको देना है कि आर्थ्रोपोडा के शरीर का जो हल्का नीला रंग है वह किसके कारण होता है यह बताना है। कमेंट करिएगा इसका सही जवाब, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। तो आर्थ्रोपोडा के शरीर का हल्का रंग, नीला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है, इसका सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? प्यारे साथियों दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि आर्थ्रोपोडा के जो शरीर में नीला रंग पाया जाता है वह किसके कारण पाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण ही आर्थ्रोपोडा के शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका रंग नीला होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा गया है फाइलेरिया रोग का कारक है, अर्थात फाइलेरिया रोग को करने वाला कौन है? फैसियोला, टीनिया, वुचेरिया, मच्छर। तो बताएं फाइलेरिया रोग को कौन करता है, उसका कारक क्या है? इसका सही जवाब आप दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब कि फाइलेरिया रोग का जो कारक है वह क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा वुचेरिया। वुचेरिया जो है वो फाइलेरिया रोग का कारक है। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस में झुंड बनाकर आवास बदलने की क्रिया पाई जाती है। तो हमें उस प्राणी का, उस कीट का, उस जीव का नाम बताना है
जो झुंड बनाकर अपना आवास बदल देता है, अर्थात झुंडों के माध्यम से वो अपना आवास बदल देता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन झुंड बनाकर अपना आवास बदलने की प्रक्रिया पाई जाती है? मच्छर में, या घरेलू मक्खी में, टिड्डी में, या पैरियर में? तो किस में पाई जाती है यह गुण किस में पाया जाता है कि वह झुंड बनाकर अपना आवास बदल देते हैं? प्यारे दोस्तों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। और आज वीडियो ख़त्म हो जाने से पहले हम आपको एक प्रश्न देंगे। उस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद देना है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको उसका जवाब ज़रूर देना है। कमेंट करके वीडियो में मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा कि कौन कौन सही जवाब देता है। तो अभी तो आपको इस प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 20 का जवाब देना है कि क्या होगा। निम्न में से किसमें झुंड बनाकर आवास बदलने की क्रिया पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा टिड्डी। प्यारे साथियों, आज का आप सभी लोग सवाल सुन लें कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जब वीडियो खत्म हो जाए। तो हमें बताना है, सवाल सुनिएगा ढंग से। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? हमें यह बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कब देना है? जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट करिएगा और कमेंट करके यह बताइएगा कि सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या है। मैं सभी का आंसर चेक करूंगा। जितने लोग भी आंसर देंगे उन सभी का आंसर चेक किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फेसबुक पर फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और कमेंट करके आज के प्रश्न का जवाब जरूर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।